So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी का. हमारा मिशन है कि आपको 90 अबव मार्क्स मिलने चाहिए और आपको ज़रूर मिलेंगे बायोलॉजी के अंदर. अगर आपको 90 अबव मार्क्स चाहिए तो प्लीज़ अब भी चैनल को सब्सक्राइब करो. चैप्टर नंबर 8 हम जो है शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन. और इसका मतलब हमने ये ऑलरेडी शुरू किया है. ओके, सो पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये हमने तीनों भी अच्छे से अपलोड कर दिए. अगर आपने ये नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप उसके जाकर देख सकते हो. पार्ट फर्स्ट, देन सेकंड एंड देन थर्ड. सो ये तीनों भी पार्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये चैप्टर 8 जो है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, ये आपके एग्जाम से अगर देखा जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन. उसके बाद इसके बाद 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड देन 10th होता है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज. ये जो 3 चैप्टर है ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं, बिकॉज इसमें से बहुत कम कुछ ही पॉइंट 1-2 पॉइंट ही रिड्यूस हुआ है, बाकी सब यहाँ पर सेम है. सो ये जो सिलेबस है, सो न्यू सिलेबस की में जो ये चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो इस चैप्टर को करके जाओ. सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट अच्छे से देखो, बार बार देखो. उसके बाद पार्ट 4 हम देखेंगे आज के इस वीडियो में. पार्ट 4 हम शुरू करते हैं. तो चलिए शुरू करेंगे पार्ट नंबर 4. सो पार्ट 4 के अंदर जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ब्लड कोआगुलेशन. सो ब्लड कोआगुलेशन होता क्या है, सिंपली आप फिनोमिनन आप ध्यान में रखो. सो फर्स्ट में हमें जब कोई इंजरी होती है, जब हम गिरते हैं तो हमें इंजरी होती है, चोट लगती है, तो उससे ब्लड निकलता है. तो क्या होता है फिर उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद ब्लड जो है वो बहना स्टॉप हो जाता है. क्यों होता है? तो बिकॉज ऑफ ब्लड कोआगुलेशन. अगर ब्लड कोआगुलेशन नहीं होता तो हमारा ब्लड जो है वो बाहर गिरता ही रहता और हमारे पूरे बॉडी का ब्लड जो है वो बाहर चला जाता और हमारी डेथ हो जाती. सो इसलिए ब्लड कोआगुलेशन इंपॉर्टेंट है. और किस पेशेंट और कुछ पीपल में ऐसा भी होता है तो ब्लड कोआगुलेशन जो करने वाले सब्सटेंस वो एब्सेंट रहते हैं, और इसलिए उस डिसीज को हम यहाँ पर हीमोफिलिक डिसीज बोलते हैं. जैसे कि जिसमें क्या होता है, हीमोफीलिया हम उसको बोलते हैं. हीमोफीलिया, हीमो मीन्स यहाँ पर ब्लड एंड फीलिया मीन्स वो बाहर निकल फ्लो होते रहते हैं. अगर इंजरी लगी तो साइड से वो कोआगुलेशन होता ही नहीं है, ब्लड एक्सट्रीमली यहाँ पर कंटिन्यूसली फ्लो होता है आउट बॉडी, एंड उससे क्या होता है तो पूरा ब्लड लॉस हो जाता है एक आधे पर्सन का. उसे हम हीमोफीलिया डिसीज भी बोलते हैं. सो वो था कि ब्लड कोआगुलेशन एब्सेंट है. लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि ब्लड कोआगुलेशन. सो सिंपली आपको समझ में आ गया कि ब्लड कोआगुलेशन होता क्या है और ये ब्लड कोआगुलेशन नहीं हुआ तो होता क्या है. सो दोनों आपको समझ में आ गए. सो फर्स्ट देखेंगे ब्लड कोआगुलेशन में क्या होता है. सो फिजिक केमिकल चेंज मीन्स फिजिकल भी है एंड केमिकल भी है. केमिकल मतलब इसके अंदर केमिकल सीक्रेट किए जाते हैं, फिजिकल मतलब वो क्लॉट हो जाता है, मीन्स वो बंद होता है, मीन्स ये फिजिकल प्रोसेस भी है. सो इसका मतलब यही है कि जो ब्लड कोआगुलेशन वो फिजिकल एंड केमिकल दोनों चेंजेस होते हैं, इन विच व्हेन द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द वेसल्स एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर. सो जब जो यहाँ पर ब्लड होता है वेसल्स के अंदर से फ्लो होता है, लेकिन अगर चोट लग गई तो वो बाहर वाटर जो एटमॉस्फेयर है उसके एक्सपोज हो जाएगा ना, एंड इट ट्रांसपोर्ट इनटू सेमी सॉलिड. सेमी सॉलिड मीन्स पूरा का पूरा सॉलिड नहीं, हाफ. ओके, हाफ सॉलिड मीन्स सेमी सॉलिड स्टेट में वो ट्रांसफर हो जाएगा ब्लड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोआगुलेशन ऑफ ब्लड. एंड इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कोआगुलेशन ऑफ ब्लड. एज लॉन्ग एज द ब्लड फ्लो थ्रू द वेसल्स इज डज नॉट कोआगुलेट ड्यू टू. सो जिसमें क्या होता है ब्लड कंटिन्यूस फ्लो होता है, कोआगुलेट नहीं होता बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्टिव एंटी कोआगुलेंट्स. सो कोआगुलेंट्स मीन्स ब्लड को क्लॉट करने वाले, एंड एंटी कोआगुलेंट मतलब ब्लड को क्लॉट जो है वो होने नहीं देते ऐसे सब्सटेंस, जैसे कि हेपेरिन है एंड एंटीथ्रोम्बिन है. ये क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट होने नहीं देते, इसलिए हम इसको बोलते हैं एंटी कोआगुलेंट. एज सुन एज द ब्लड वेसल्स रप्चर, जैसे ही ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है, ब्लीडिंग बीइंग एंड सो ब्लीडिंग जो होती है, ब्लीडिंग जिसमें क्या होता है ब्लड फ्लो होता है आउट फ्रॉम द बॉडी, वो जो स्टार्ट होती है, प्लेटलेट्स गैदर्ड एट द साइट ऑफ इंजुरी. प्लेटलेट होते हैं, हमें पता है कि प्लेटलेट हमने देखा कार्पस्कल्स के अंदर होता है प्लेटलेट. फर्स्ट होता है आरबीसी, देन होता है डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड होता है प्लेटलेट. सो प्लेटलेट जो है वो कहाँ पर जाते हैं, प्रेजेंस मीन्स यहाँ पर साइट ऑफ इंजुरी, जहाँ पर चोट लगी उस साइट पर जाते हैं प्लेटलेट. एंड द प्रोसेस बीइंग फॉर द प्रोसेस फ्यू सब्सटेंस नेसेसरी सच एज, यहाँ पर थ्रोम्बोकाइनेज लगेगा एंड प्रोथ्रोम्बिन लगेगा, वो प्लेटलेट ही सीक्रेट करती है, प्रोथ्रोम्बी एंड थ्रोम्बोकाइनेज.
एंड फिब्रिनोजन एंड विटामिन के एंड कैल्शियम एंड पोटेशियम आयंस लगेंगे और ये मिला के क्या करेंगे, ब्लड को क्लॉट करेंगे, जिससे क्या होगा कि पर्सन के अंदर का ब्लड, एक्सेसिव ब्लड बाहर नहीं जाएगा, ब्लड को यहाँ पर इसको स्टॉप किया जाएगा, रोका जाएगा और उसको हम बोलेंगे ब्लड कोआगुलेशन। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन अवर लाइफ। सो अपने बॉडी के अंदर की ये सबसे यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट हम उसको बोलेंगे, बिकॉज अगर ब्लड यहाँ पर रुका नहीं, क्लॉट हुआ नहीं, तो सभी का सभी ब्लड जो है यहाँ पर बॉडी से बाहर निकलता जाएगा, इसलिए ब्लड कोआगुलेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो इस प्रोसेस में क्या होता है, एट द साइट ऑफ इंजुरी प्लेटलेट रिलीज द केमिकल कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो अब देखते हैं कैसे होता है एक्चुअल में। ऊपर हमने बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअल स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। सो एट द साइट ऑफ इंजुरी मीन्स जहां पर हमको चोट लगती है उस पर क्या होता है, तो प्लेटलेट रिलीज अ केमिकल कॉल्ड एज थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट क्या करता है, तो प्लेटलेट हमें पता है सेल्स का एक टाइप है जो हमने देखा था पार्ट 3 में। सो पार्ट 4 में हम कोआगुलेशन देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, तो केमिकल वो रिलीज करती है वो है थ्रोम्बोप्लास्टिन। एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एंटीकोआगुलेंट। जो एंटीकोआगुलेंट है उसका जो इफेक्ट है यही उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसका इफेक्ट वो प्रोड्यूस होने ही नहीं देता, लाइक हेपेरिन एंड लेटर ऑन इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज प्रोथ्रोम्बेज, ओके, प्रोथ्रोम्बिनेज। सो फर्स्ट जो होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट करता है प्लेटलेट, उसके बाद वो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, तो न्यूट्रलाइज करता है इफेक्ट इसका एंटीकोआगुलेंट का, जो ब्लड को कोआगुलेट नहीं होने देते ऐसे सब्सटेंस का वो जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे कि वो हेपेरिन होता है, वो होता है एंटीकोआगुलेंट, हेपेरिन एंड हिस्टामाइन, ओके, तो उसका इफेक्ट वो न्यूट्रलाइज कर देता है। एंड लेटर दैट इनिशिएशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज, वो उसके बाद क्या करता है, तो एंजाइम फॉर्म करता है, कौन सा, प्रोथ्रोम्बेज। सो प्रोथ्रोम्बेज एंजाइम फॉर्म करता है इन द ब्लड एंड प्रोथ्रोम्बेज कन्वर्ट एक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन, ये एक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन को प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। सो एक्टिव यहाँ पर क्या होगा, इनएक्टिव, सॉरी इसमें क्या है, तो कन्वर्ट इनएक्टिव, ये इनएक्टिव है प्लाज्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन इन एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन, सो थ्रोम्बिन, ओके। सो प्लाज्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन जो है वो इनएक्टिव है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एक्टिव थ्रोम्बिन में, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम प्लस एंड द प्रोथ्रोम्बिनेज, ओके, विटामिन के, सॉरी यहाँ पर ऊपर कैल्शियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस लगेगा, विटामिन ये इसको ट्रांसफर करेगा। द नेक्स्ट थ्रोम्बिन कन्वर्ट सोल्यूबल फिब्रिनोजन इनटू इनसोल्यूबल फिब्रिन, ये जो सोल्यूबल फिब्रिन है उसको इनसोल्यूबल फिब्रिन में कन्वर्ट किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम विटामिन, ओके। देन द फिब्रिन फॉर्म्स द फाइन नेटवर्क, ये क्या करेगा, फाइन नेटवर्क ऑफ फाइबर्स ओवर द वुंड, जहाँ पर हमको चोट लगी है उसके ऊपर ये नेटवर्क फाइन मीन्स यहाँ पर जो है पतले, फाइन पतला, ओके, नेटवर्क फॉर्म करेगा वुंड के ऊपर, चोट के ऊपर, एंड इन विच द डेड आरबीसी गेट एंटार्ज, ओके। सो उसमें क्या हो गया, जो यहाँ पर आरबीसी है वो उसमें चली जाएंगी, आरबीसी डेड, आरबीसी डेड मतलब जो डेड हो गई है ऐसे आरबीसी, एंड एज अ क्लॉट द नॉर्मल क्लॉटिंग, सो फिर क्या होगा, तो ऐसा ये क्लॉट होगा। सो ये जो है ये यहाँ पर हमने प्रोसेस उसकी देखी है। द नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम इज 2 to 8 मिनट। सो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम है 2 से 8 मिनट तक, 2 से 8 मिनट तक जो है वो यहाँ पर क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की। एंड द केमिकल स्टेप, ओके, सो केमिकल स्टेप इसके कैसे है, तो केमिकली नीचे हमें ऊपर का जो ये है इसको थोड़ा शॉर्ट में हमें नीचे बताया गया है कि कैसे होता है। सो फर्स्ट होता है थ्रोम्बोसाइट्स। सो हमें पता है थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं। सो यहाँ पर हमने देखा वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं, ओके। देन वो क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है इफेक्ट, ये देखो यहाँ पर न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एंटीकोआगुलेंट लाइक हेपेरिन। सो हेपेरिन का ये क्या करता है, इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। देन प्रोथ्रोम्बिन जो होता है एक्टिव, वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन है वो कन्वर्ट हो गया इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन के अंदर, ये थ्रोम्बिन। उसके बाद ये थ्रोम्बिन जो है वो यहाँ पर फिब्रिनोजन, यहाँ पर आप देख सकते हो ये इनसोल्यूबल फिब्रिनोजन है, ये फिब्रिनोजन। देन कैल्शियम एंड विटामिन के जो है, पोटेशियम, ये मिलाकर क्या करता है, फिब्रिन को फॉर्म करता है। ये कैसा है, इनसोल्यूबल, ये सोल्यूबल नहीं है। सोल्यूबल मतलब वो इजीली वो सोल्यूबल हो जाएगा, मतलब वो उसका लिक्विड बन जाएगा। सोल्यूबल उसके अंदर वो यहाँ पर घुल जाएगा, ऐसा नहीं है, इनसोल्यूबल बन जाएगा। एंड वो क्या करेगा फिर यहाँ पर डेड फिब्रिन और फिर डेड आरबीसी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये नेटवर्क फाइन करेगा फॉर्म फिब्रिन, एंड उसके बाद ये जो डेड आरबीसी है ये दोनों मिलाकर क्या फॉर्म होगा, तो यहाँ पर ब्लड थ्रोम्बस क्लॉट होगा। इस थ्रोम्बस बोले तो उसका ही दूसरा नाम है क्लॉट। सो उसके बाद यहाँ पर
जो फिब्रिन है और फिब्रिन के साथ जो आरबीसी है जिसकी डेड आरबीसी, वो दोनों मिलकर जो ऊंड की जगह है उसका लिक यहाँ पर उसको नेटवर्क बनाएंगे उसके ऊपर, और उसको जो है वहाँ पर एक्सपोज हुई वाली जो ब्लड कैपिलरी है उसको वो रोक देंगे। सो इस तरह से ब्लड स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप का मतलब ब्लड क्लॉट हो जाएगा। सो ये होता है ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, उसे हम बोलेंगे ब्लड कोआगुलेशन। नॉर्मल टाइम होता है 2 to 8 मिनट्स, 2 से 8 मिनट तक ये नॉर्मल टाइम है इसका। इसमें कौन से केमिकल है, सबसे बड़ा इसमें रोल होता है प्लेटलेट का। प्लेटलेट जो है वो ब्लड कार्पस्कल्स का थर्ड वाला टाइप है, वो हमने पहले वीडियो में देखा था। सो ब्लड कोआगुलेशन जो है ये हमने देखा, ये ब्लड कोआगुलेशन पे अगर क्वेश्चन आता है तो ये इतना अगर आप लिखोगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा से ज़्यादा और आउट ऑफ मार्क्स जो है वो मिलेंगे। सो ये प्रोसेस भी आप इसमें जो है आपको लिखनी पड़ेंगी, इसका नॉर्मल टाइम, उसके बाद क्या है कैसा है, तो आपको समझ में आ गया होगा। सो मेरा जो है मैं आपको डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ, भले ही टाइम लगेगा या फिर मेरा जो है सब्सक्राइबर जल्दी से नहीं बढ़ेगा, लेकिन मैं आपको डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ। भले ही मेरे को कम वीडियो बनाने पड़े, वीडियो बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको जो है वो 100% बेनिफिट होना चाहिए, तभी जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसका ही फ़ायदा होगा। सो ये ब्लड कोआगुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर एंड पंपिंग एक्शन, हार्ट हमें पता है कि जो ब्लड को पंप करता है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो हम फर्स्ट देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इसका पंपिंग, वो ब्लड को पंप कैसे करता है, आखिर वो कैसे होता है पंपिंग ऑफ ब्लड, वो भी देखेंगे। सो फर्स्ट देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ओके, सो हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे एंड पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट उसके बाद देखेंगे। सो फर्स्ट देखते हैं इसका लोकेशन, शेप, साइज एंड वेट। लोकेशन मीन्स कहाँ पर रहता है, साइज कैसे है, इसकी शेप कैसा है, एंड वेट। इट इज लोकेटेड इन द मिड वेंट्रली। मिड वेंट्रली मीन्स बॉडी के बीच में होता है। इन थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में मिडल में होता है। इन बिटवीन द स्पेस ऑफ 2 लुम्बर एंड द यहाँ पर मीडियस्थेनम स्पेस, उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, मीडियस्थेनम स्पेस। सो अगर यहाँ पर सीईटी में क्वेश्चन आ गया तो हार्ट का स्पेस का नेम क्या है। सो हार्ट जो है वो कौन सी जगह पर रहता है, उसका नाम क्या है, तो हम बोलेंगे मीडियस्थेनम। सो मीडियस्थेनम जो है इस स्पेस में हार्ट रहता है थोरेसिक कैविटी के अंदर। ओके, एंड इट इज थिक है, थिक मस्कुलर है एंड रेडिश ब्राउन इन कलर। इसका कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन। इंटरनली हॉलो है, इंटरनली हॉलो है बिकॉज इसके अंदर ब्लड जाता है वापस आता है, इसलिए वो हॉलो है अंदर से। एंड इट इज कोनिकल इन शेप, कैसा है, तो कोनिकल शेप है, कोनिकल। एंड मीन्स ऐसा यहाँ पर कोनिकल शेप है हार्ट की तरह। ओके, हार्ट यही हार्ट है लेकिन इसका कोनिकल शेप है, ऐसा कोन की तरह। ओके, ऊपर एट्रिया होती है, नीचे इंट्रिकल्स होते हैं, वो बाद में आपको समझ में आएगा। सो इसका कोनिकल शेप है एंड इन विच बेस इज एंड ओके, सो इसमें बेस कैसा है, एंड अपेक्स इज पॉइंटेड, बेस एंड अपेक्स पॉइंटेड है, मीन्स क्लोज फर्स्ट, सॉरी क्लोज फिस्ट। ओके, क्लोज फिस्ट है मीन्स कैसे, पॉइंटेड है, नोकीला है उसका अपेक्स एंड बेस। अपेक्स मीन्स ऊपर वाला पोर्शन एंड बेस मीन्स नीचे वाला पोर्शन। एंड दिस अपेक्स इज डायरेक्टली टुवर्ड द tilted toward the left. Okay, so tilted toward the left, and in man it measures about 12 centimeter and 9 centimeter broad, 12 centimeter long. So यहाँ पर जो हार्ट है वो कैसा है, तो 12 सेंटीमीटर ऐसा लॉन्ग है एंड ऊपर से नीचे की बात करेंगे तो 9 सेंटीमीटर ये ब्रॉड है। ओके, एंड इन ह्यूमन हार्ट वेट अबाउट 250 ग्राम टू 300 ग्राम्स। सो 250 to 300 ग्राम्स इसका जो है नॉर्मल वेट है हार्ट का। ओके, इसमें जो है यहाँ पर फर्स्ट होता है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, उसके बाद होता है हार्ट वॉल। सो पेरिकार्डियम एंड हार्ट वॉल क्या होता है तो देखेंगे। सो फर्स्ट में आपको ऊपर का समझ में आ गया कि इसका लोकेशन, साइज एंड शेप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है मीडियस्थेनम स्पेस। तो जो हार्ट है वो किस में रहता है, तो मीडियस्थेनम स्पेस के अंदर रहता है। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 9 सेंटीमीटर ब्रॉड है, ऐसा 12 है, ऐसा यहाँ पर 9 है। ओके, उसके बाद इसका नॉर्मल वेट है यहाँ पर 250 to 300 ग्राम्स। देन इसके जो यहाँ पर दो है, यहाँ पर फर्स्ट है पेरिकार्डियम, उसके बाद है हार्ट वॉल। सो फर्स्ट पेरिकार्डियम देखते हैं, उसके बाद देखते हैं हार्ट वॉल। सो पेरिकार्डियम क्या है, तो इट इज अ डबल लेयर, मीन्स 2 लेयर से बनी है पेरिटोनियम के। सो डबल लेयर पेरिटोनियम इज पेरिकार्डियम। सो 2 लेयर से पेरिटोनियम की बनी है पेरिकार्डियम। इन विच हार्ट इज एनक्लोज, इसमें हार्ट जो है एनक्लोज रहता है, उसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियम। सो पेरिकार्डियम किसे बोलेंगे, सो 2 लेयर की पेरिटोनियम जो है हार्ट के ऊपर होती है और वो हार्ट को एनक्लोज करते हैं, उसे बोलेंगे पेरिकार्डियम। द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज फिब्रस पेरिकार्डियम एंड
इट इज अ टफ, कैसी है, आउटर को हम बोलेंगे फिब्रस के, यहाँ पर पेरिकार्डियम बोलेंगे, एंड नीचे वाले को हम बोलेंगे सेरस पेरिकार्डियम। सो बाद में देखेंगे। सो फिब्रस पेरिकार्डियम कैसा है, टफ है, देन इट कैसा है, इनइलास्टिक, इलास्टिक नहीं है, कंसिस्ट ऑफ द फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड द इनर लेयर कॉल्ड एज सेरस पेरिकार्डियम। सो आउटर फिब्रस पेरिकार्डियम, इनर सेरस पेरिकार्डियम, एंड जो आउटर है वो कैसी है, टफ है, इन इलास्टिक, वो इलास्टिक नहीं है। ओके, देन जो सेरस पेरिकार्डियम ये कैसे है, मेडअप ऑफ पेराइटल लेयर्स एंड विसरल लेयर। सो जो सेरस पेरिकार्डियम है वो बनती है पैराइटल एंड विसरल लेयर से, एंड विच इज द अधेसिव हर्ट, वो कैसा है, तो सो वो हो गया पेरिकार्डियम। ओके, एंड द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पैराइटल एंड विसरल लेयर। सो हमें पता है ये पेरिकार्डियम जो है दो लेयर से बनती है, फिब्रस पेरिकार्डियम जो आउटर होती है, इनर सेरस पेरिकार्डियम जो अंदर इनर होती है। सो सेरस पेरिकार्डियम दो लेयर से बनती है, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। और ये दोनों मींस पैराइटल एंड विसरल लेयर के दोनों के बीच में का जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, एंड विच इज, पेरिकार्डियल स्पेस क्या है, तो विच इज फ्लूइड विद द पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो पेरिकार्डियल स्पेस है उसके अंदर होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, एंड द पेरिकार्डियम अलॉन्ग विद द फ्लूइड प्रोटेक्ट हर्ट बाय एक्टिंग शॉक एब्जॉर्बर। सो यह क्या करता है, तो हर्ट को प्रोटेक्ट करता है, कौन करता है, तो पेरिकार्डियम। सो पेरिकार्डियम यहाँ पर फर्स्ट है, हमने देखा पेरिकार्डियम। उसके बाद देखा इट इज अ डबल लेयर, दो लेयर से बना है, पेरिटोनियम के दो लेयर के पेरिटोनियम से बना है पेरिकार्डियम, एंड एक होता है फिब्रस पेरिकार्डियम, दूसरा होता है सेरस पेरिकार्डियम। ये सेरस वाला फिब्रस बनता है टफ इनएलास्टिक, कंसिस्ट ऑफ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एंड जो सेरस पेरिकार्डियम ये दो से बनता है, एक है पैराइटल लेयर एंड दूसरी होती है विसरल लेयर। सो पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर ये दोनों के बीच में का स्पेस होता है पेरिकार्डियल स्पेस, एंड इसके अंदर पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। सो बहुत सिंपल है, एक दूसरे को कनेक्ट करोगे वर्ड से वर्ड को तो बहुत सिंपल लगेगा। एंड द पेरिकार्डियम के अंदर का जो स्पेस रहता है वो होता है शॉक ऑब्जर्वर। सो ऊपर से अगर हर्ट के ऊपर अगर कोई इंजरी आ गई, अगर हमारे यहाँ पर चेस्ट के ऊपर अगर इंजरी आ गई तो उसको एब्जॉर्ब करेगा। सो हर्ट को ये यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुँचने देगा। उसके बाद होती है हर्ट वॉल्स। सो द वॉल ऑफ द हर्ट कंसिस्ट ऑफ द 3 लेयर आउटर इपिकार्डियम, आउटर रहेंगी इपिकार्डियम, ईपी बोले तो आउटर, एंड कार्डियम मीन्स हर्ट की लेयर। सो ऊपर वाली हर्ट की लेयर को हम बोलेंगे इपिकार्डियम, कंपोज ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ द फ्लैट इपिथेलियम सेल्स एंड कॉल्ड मेजोथेलियल। सो मेजोथेलियल से बनी है इपिकार्डियल सेल्स। ओके, इपिकार्डियम जो होते हैं आउटर वॉल होती है हर्ट की, हर्ट को 3 वॉल्स होते हैं। देन मिडल होती है मायोकार्डियम मीन्स कंपोज ऑफ द कार्डियक मसल्स while bears high rhythmicity being contraction and relaxation of heart। सो मिडल जो होती है वो किस में हेल्प करती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हर्ट। हमें पता है कि हमारा हर्ट जो है वो धड़कता रहता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता रहता है। सो क्यों होता है वो भी हम बाद में देखेंगे, इसका रीजन आपको पता चल जाएगा क्यों धड़कता है। बिकॉज जो है ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के उन तक पहुंचाना होता है, तो प्रेशर को क्रिएट करना पड़ेगा और उससे होता है धक धक, मीन्स इसमें हम बोलेंगे हार्ट बीट। ओके, तो वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट में आपने हर्ट वॉल्स देखना है। फर्स्ट है इपिकार्डियम मीन्स ऊपर की लेयर, मेजोकार्डियम मीन्स बीच में की लेयर, एंड देन होता है यहाँ पर नहीं, देन एपिकार्डियम जो होती है वो मेजोथेलियल से बनती है सेल्स के, और जो मायोकार्डियम है। ओके, सो इपिकार्डियम ऊपर की लेयर, मायोकार्डियम जो होती है वो मिडल की लेयर होती है, एंड कंपोस्ट ऑफ कार्डियक मसल से बनी होती है, एंड ये रिदमिसिटी मतलब रिदिम जो होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की उसको मेंटेन करता है। एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम, and which is consist of the single layer of epithelial cells and called endothecium। ओके, सो जो नीचे वाली सेल्स है जो वॉल है एंडोकार्डियम बनती है एंडोथेलियल सेल से। ओके, एंडोथेलियल। सो फर्स्टली हर्ट वॉल होते हैं, यहाँ पर 3 हर्ट वॉल होते हैं। फर्स्ट होता है इपिकार्डियम, देन यहाँ पर होता है मायोकार्डियम, एंड देन होता है यहाँ पर एंडोकार्डियम। इपिकार्डियम बनता है मेजोथेलियल सेल से, एंड मायोकार्डियम बनता है कार्डियक मसल्स से, एंड इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। एंड जो इनर मोस्ट होता है वो बनता है एंडोथेलियल से सेल्स, इपिथेलियल सेल्स को बोलते हैं एंडोथेलियल। ओके, सो फर्स्ट हमने पेरिकार्डियम देखा। पेरिकार्डियम बनता है यहाँ पर 2 लेयर से पेरिटोनियम के, आउटर यहाँ पर फिब्रस पेरिकार्डियम एंड सेरस पेरिकार्डियम। सेरस में 2 पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर के दोनों का बीच में का स्पेस उसे हम बोलेंगे यहाँ पर क्या बोलेंगे उसको, पेरिकार्डियल स्पेस, पैराइटल एंड विसरल लेयर के बीच में का स्पेस। एंड पेरिकार्डियल स्पेस में होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड और वो हर्ट को प्रोटेक्ट करता है। सिंपल। हर्ट वॉल में होती है 3 हर्ट वॉल। फर्स्ट होती है ईपी कार्डियम, देन होती है मायोकार्डियम, देन होती है एंडो। ईपी वाली आउटर की जो मायोकार्डियम होती है मिडल में, एंडोकार्डियम होती है इनर मोस्ट में।
सो ये जो है हमने देखा पेरिकार्डियम, यहाँ पर देखा हार्ट का स्ट्रक्चर। ओके, सो ये आपको हार्ट वॉल देखा, सॉरी हार्ट वॉल देखे एंड पेरिकार्डियम देखा। सो फर्स्ट में लोकेशन देखा, उसका साइज एंड वेट देखा। अब देखते हैं आगे। सो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, फर्स्ट है यहाँ पर पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम बनती है यहाँ पर 2 लेयर से। फर्स्ट है फिब्रस पेरिकार्डियम, उसे ओके, देन उसी देन होती है सेरस पेरिकार्डियम। देखिए यहाँ पर देखते हो पैराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, फिब्रस एंड सेरस। देन पैराइटल स्पेस, पेरिकार्डियल स्पेस, दोनों के पैराइटल एंड विसरल लेयर के जो बीच में स्पेस होता है उसे हम बोलेंगे पेरिकार्डियल स्पेस एंड विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम। ओके, देन इसमें जो है विसरल लेयर होती है। जो यहाँ पर हर्ट वॉल है, ये ऊपर की होगी पेरिकार्डियम जो हमने देखा। जो हर्ट वॉल है वो बनती है यहाँ पर आप देख सकते हो मायोकार्डियम बीच की। देन यहाँ पर है ट्रेबिक्यूली, ओके, जिसके हम कैर्निया भी बोलते हैं। इसमें कार्डियक, मायोकार्डियम किससे बनती है, कार्डियक मसल्स। देन होती है एंडोकार्डियम, अंदर वाली लेयर। ओके, सबसे ये ऊपर वाली, ये बीच में की एंड देन अंदर वाली। सो ये होता है हर्ट वॉल। हर्ट वॉल हमें पता है 3 होते हैं, एक होता है इपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एंड ये जो है एंड पेरिकार्डियम जो हमने फर्स्ट देखा वो होता है 2 लेयर के पेरिटोनियम से बनता है, पेरिटोनियम से, जिसमें सेरस एंड विसरस जो पेरिकार्डियम होती है। सेरस पेरिकार्डियम एंड विसरल यहाँ पर होती है। सो ये हो गया हर्ट वॉल एंड पेरिकार्डियम का स्ट्रक्चर में भी हमने देख लिया, उसकी डायग्राम भी देख ली कि कैसी होती है। देन होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। सो हार्ट के ऊपर की पेरिकार्डियम देखी, उसके बाद हार्ट वॉल देखा, उसका साइज, लोकेशन सब देखा, वेट देखा। अब देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। जो हार्ट है उसके अंदर की क्या चीज़ है, उसके स्ट्रक्चर कैसा है। सो ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ द 4 चैम्बर्स। ये 4 चैम्बर से बना होता है। 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। 2 ऊपर वाले होते हैं, 2 उसे हम बोलते हैं एट्रिया, एंड नीचे वाले 2 होते हैं उसे हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ओके, सो यहाँ पर 4 चैम्बर से होता है, 4 चैम्बर से कंसिस्ट होता है मैमेलियन ह्यूमन का हार्ट। सो फर्स्ट होता है एट्रिया एंड यहाँ पर देन होता है यहाँ पर होता है वेंट्रिकल्स। सो फर्स्ट एट्रिया देखते हैं। सो एट्रिया के अंदर द एट्रिया आर द थिन वॉल्ड एंड आर रिसीविंग चैम्बर। रिसीविंग बोले तो यो हार्ट को रिसीव करती है, एक करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, दूसरा करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये बाद में आपको समझ में आएगा। सो फर्स्टली ये ध्यान में रखो, एट्रिया आर द रिसीविंग चैम्बर्स, ये ब्लड को रिसीव करते हैं। एंड इंटरनली लेफ्ट एंड राइट एट्रिया आर द सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द इंट्रास्टियल सेप्टम। इंटरस्टियल सेप्टम से ये क्या होता है, तो बीच में सेपरेट होता है। कौन सा, लेफ्ट यहाँ पर एंड राइट एट्रियम, दोनों ऊपर के। ओके, ये लेफ्ट एंड ये राइट एट्रियम, तो दोनों के सेपरेट होते हैं। ओके, देन यहाँ पर होता है द राइट एट्रियम रिसीव्स, जो राइट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर बॉडी बाय द सुपेरियर एंड इंफीरियर वेना केवा से फ्रॉम हार्ट। एंड देयरफॉर कोरोनरी साइनस, द ओपनिंग ऑफ द इंफीरियर वेना केवा इज गार्डेड बाय यहाँ पर रेडिमेंटरी वॉल, जिसे हम स्टैच्यूएन वॉल भी बोलते हैं। सो जो यहाँ पर ओपनिंग है किसकी, इंफीरियर वेना केवा की, वो किससे गार्डेड होती है, तो रेडिमेंटरी वॉल और ईस्टिशियन वॉल। ईस्टिशियन वॉल किसको बोलेंगे, तो ओपनिंग ऑफ जो यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा है उसको जो गार्डेड करता है, ओपनिंग को गार्ड मीन्स वहाँ पर रहता है, उसे हम बोलेंगे ईस्टिशियन वॉल। एंड ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी साइनस इज गार्डेड बाय थिबेशियन वॉल। सो यहाँ पर 2 है, एक है यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग गार्डेड करता है, यहाँ पर गार्डेड करता है ईस्टिशियन वॉल। एंड यहाँ पर कोरोनरी साइनस की जो यहाँ पर ओपनिंग है उसको गार्ड करता है यहाँ पर थिबेशियन वॉल। ओके, सो थिबेशियन वॉल। सो ये आप ध्यान में रखो कि कौन सी किसकी ओपनिंग कौन गार्ड करता है। देन लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स लेफ्ट एंड द 4 pulmonary veins through the separate opening, and this opening not guarded by walls, ये wall से guarded नहीं होती है। and the right atrium opens into the right ventricle by the right arioventricular aperture, atrio, okay, arioventricle। जो right यहाँ पर ventricles होता है वो right auricles में open होता है, इससे इसके बीच में होती है arioventricular aperture, and this opening guarded by the 3 walls। ये 3 walls यहाँ पर walls होते हैं, ये opening guarded होती है, उसे हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल। सो ओके, सो फर्स्ट ये जो ऊपर का ऑरिकल्स होता है वो वेंट्रिकल्स में ओपन होता है, ये ट्राइकस्पिड वॉल से गार्डेड होता है। इसके बीच में ये यहाँ पर लेफ्ट में होगा ऑरिकल, लेफ्ट में वेंट्रिकल, ये ऑरिकल ये ऑरिकल, ये वेंट्रिकल ये वेंट्रिकल। सो यहाँ पर जो राइट वेंट्रिकल्स रहेगा, ओके, सो वो जो है एक दूसरे के साथ गार्डेड रहेगा या बाय ट्राइकस्पिड वॉल, और ये जो लेफ्ट रहेगा वो रहेगा बाइकस्पिड वॉल से गार्डेड। सो आप यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट एट्रियोक्युलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग।
सो लेफ्ट एट्रिकल एंड वेंट्रिकल की जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय द बाइकस्पिड वॉल और द मिट्रल वॉल। सो बाइकस्पिड वॉल से मीन दो कस्पिड वॉल से ये बनेगा, ये ट्राइकस्पिड वॉल से राइट। ओके, सो राइट बनेगा यहाँ पर, राइट जो यहाँ पर फर्स्ट क्या है तो राइट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वॉल, एंड जो लेफ्ट है वेंट्रिकल एंड आर्टिकल इज गार्डेड बाय बाइकस्पिड वॉल। ये बात आपको समझ लो, ये बात इसमें यही है। ओके, सो फर्स्ट हमने एट्रिया जो है वो देख लिया। उसके बाद होता है वेंट्रिकल्स। सो इंटरनली द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय द इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों के बीच में का सेप्टम उसको सेपरेट करता है दो वेंट्रिकल्स को। बोथ द वेंट्रिकल्स आर द थिक होते हैं, मस्कुलर होते हैं, एंड द प्री पंपिंग चैम्बर्स होते हैं। प्री मीन्स पहले वो पंप करते हैं। ओके, एंड द इनर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज मच थिकर देन द राइट वेंट्रिकल्स। जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसकी वॉल थिक रहती है देन द राइट वेंट्रिकल्स। ये जो है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो अब इसको देखते हैं। सो हमने वेंट्रिकल देख रहे हैं हम, लेकिन जो इसकी वॉल होती है किसकी, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो ज़्यादा थिकर होती है देन द राइट वेंट्रिकल। ऐसा क्यों? जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल थिक क्यों होती है देन राइट वेंट्रिकल? सो लेफ्ट जो वेंट्रिकल होता है वो बॉडी ऑर्गन तक उसको ब्लड को ट्रांसफर करना पड़ता है। किसको? बॉडी ऑर्गन तक, BODY। ओके, सो ये आप समझ लो। सो बॉडी ऑर्गन तक ये जो ट्रांसफर करेगा, तो बॉडी ऑर्गन्स थोड़े दूर दूर है, तो उसको अगर ब्लड ज़्यादा देर तक, अगर ज़्यादा दूर तक अगर उसको पहुंचाना पड़ेगा तो ज़्यादा उसको जोर से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना पड़ेगा, तो इसलिए उसकी वॉल जो वो थिक होनी पड़ती है। एंड जो राइट वेंट्रिकल्स होता है वो लंग्स के तरफ जो है ब्लड को ट्रांसफर करता है, और लंग्स थोड़ा दूर नहीं होता, वो यहाँ पर जो है यहाँ पर पास होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है तो राइट वेंट्रिकल्स की जो वॉल है वो थिक नहीं होती। तो इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल्स की जो वॉल है वो थिक होती है, बिकॉज इसको जो है पूरे जो बॉडी अपने ऑर्गन्स है, बॉडी है, उसको ब्लड को यहाँ पर पहुंचाना पड़ता है उस तक, इसलिए इसकी वॉल जो है थिक होती है। समझ में आ गया? ओके, एंड दिस इज बिकॉज द लेफ्ट वेंट्रिकल्स रिक्वायर टू पंप द ब्लड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, व्हाइल द राइट वेंट्रिकल्स पंप अप टू लंग्स ओनली। सो यही मैंने ऊपर बताया वो नीचे है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स को पूरे यहाँ पर बॉडी तक ऑर्गन्स के जो है उसको ब्लड पहुंचाना पड़ेगा, इसलिए उसकी वॉल थिक है, एंड राइट वेंट्रिकल्स को ओनली लंग्स तक पहुंचाना है, इसलिए उसकी वॉल यहाँ पर थिन है। The inner surface ventricles is raised into the numerous projecting called as the columni cornea or the यहाँ पर triculi corni. So columni corni and then है trabeculi corni। वो जो हम किसको बोलेंगे तो ventricles is raised into numerous opening, numerous projections में ये rise होंगे, उसमें जाएंगे। So some of the projections become more and tall and muscular called as papillary muscles। तो उसमें कुछ जो है वो कैसे बनेंगे, टॉल एंड मस्कुलर कॉल्ड पैपुलरी मसल्स हम उसको बोलेंगे। एंड द फ्री एज ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल और यो वेंट्रिकल्स ओपनिंग आर कनेक्टेड विद द पैपुलरी मसल्स। ये पैपुलरी मसल से कनेक्ट होंगी। तो ऊपर रहेंगे ऐसे ऑरिकल्स, नीचे रहेंगे वेंट्रिकल्स। और इसमें हम पता है कि राइट में होती है ट्राइकस्पिड वॉल राइट में, एंड लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बीच में होती है बाइकस्पिड वॉल, और ये दोनों होती है पैपुलरी मसल्स इसके बीच में होते हैं। ओके, देन फ्रॉम द लेफ्ट एंगल ऑफ राइट वेंट्रिकल्स पल्मोनरी आर्टरी अराइजेस। सो पल्मोनरी आर्टरी अराइजेस होता है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल से या राइट वेंट्रिकल से। ओके, एंड विच कैरीज डीऑक्सीडेटेड ब्लड, वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स टू लंग्स। सो राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक। एंड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टमिक आर्टरी अराइजेस, एंड सिस्टमिक आर्टरी किसको कैरी करता है तो ये ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। सो ये हो गया इस यहाँ तक जो है सिस्टमिक आर्टरी। जो वेंट्रिकल्स है लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है वो क्या करता है तो यहाँ पर बॉडी तक यहाँ पर पहुँचाता है, इसलिए ये जो कैसा है तो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। एंड एट द बेस ऑफ द पल्मोनरी एंड सिस्टमिक आर्टरी, okay, arch, a set of three semilunar walls are present and which prevent the backflow of the blood during the ventricular relaxation। so ये जो walls होती है ना, ये जो ब्लैक फ्लो जो है मीन्स यहाँ तक अगर ऑरिकल से अगर ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया तो ये यहाँ पर ऊपर नहीं जाने देती, बिकॉज इसमें क्या होता है ये जो ट्राइकस्पिड वॉल है वो जो है वॉल्स किस लिए होती है तो ये ब्लैक जो है बैक फ्लो जो होता है ब्लड का उसे प्रिवेंट करती है, मीन्स जो ब्लड को है बैक जाने नहीं देती, वापस यहाँ पर ऑरिकल्स में जाने नहीं देती। जो है ब्लैक मीन्स हम उसको बैक फ्लो बोलेंगे ब्लड का, उसे हम क्या करेंगे ये जो है इसको प्रिवेंट करेंगी बैक फ्लो को ब्लड के। ओके, सो इसलिए होती है यहाँ पर ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल।
सो ये हो गया हमारा वेंट्रिकल्स। सो ऑरिकल्स देख लिया हमने, वेंट्रिकल्स भी देख लिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें फर्स्ट होता है ये ऑरिकल्स। ओके, सो ये हो गया ऑरिकल्स। उसके बाद ये सेकंड ऑरिकल्स, ये हो गया। यहाँ पर क्या होगा, तो ये कौन सा होगा, तो यहाँ पर राइट एट्रियम, राइट एट्रियम को ही हम बोलेंगे राइट ऑरिकल। ओके, उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट ऑरिकल, ऑरिकल मीन्स एट्रियम, दोनों भी एक है। ओके, सो ये यहाँ पर क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर है राइट वेंट्रिकल्स एंड यहाँ पर है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये दोनों, चलो भाई 4 आ गए, इसलिए हम इसको 4 चैम्बर का हार्ट बोलते हैं। ह्यूमन के अंदर होता है 4 चैम्बर का हार्ट। ओके, बिकॉज 2 होते हैं एट्रियम, 2 होता है वेंट्रिकल्स, ऊपर के एट्रियम नीचे के वेंट्रिकल्स, और इसमें राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। ओके, ये समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो राइट पल्मोनरी वेन्स होती है, राइट पल्मोनरी वेन्स ये वाली, एंड यहाँ पर जो है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज होती है। आर्टरीज क्या करती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ओके, देन यहाँ पर आप देख सकते हो बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल है, दोनों के बीच में ये बाइकस्पिड वॉल है इस एसी। और इसके बाद यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल है, लेफ्ट एंट्रिकल एंड लेफ्ट वेरिकल के जो वेंट्रिकल होता है उसके बीच में ट्राइकस्पिड वॉल होती है, ये वाली ट्राइकस्पिड वॉल। ओके, एंड लेफ्ट यहाँ पर वेंट्रिकल्स एंड यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम, इसके बीच में होती है बाइकस्पिड, एंड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स के बीच में होती है यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर इंफीरियर वेना क्या होता है यहाँ पर, एंड उसके बाद होता है यहाँ पर कोल्यूमिनी कॉर्निया, वो हमने पहले देखा, जो मसल्स होती है। एंड यहाँ पर होता है इंटर यहाँ पर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, दोनों के बीच में, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद लेफ्ट कॉमन यहाँ पर होता है कैरोटिड आर्टरी, देन होता है पल्मोनरी ट्रंक, और इधर होता है सुपीरियर वेना, क्या है पूरे बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है, एंड पल्मोनरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी सेमुलर वॉल होती है इसकी, इधर वॉल्स होती है। वॉल्स क्या करती है, तो ब्लैक फ्लो होता है, यहाँ पर बैक फ्लो होता है ब्लड का, ब्लड वापस जाता है, उसको वो वापस जाने नहीं देती। ओके, सो ये हो गया यहाँ पर वॉल का काम। देन ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना क्या हुआ, ये है यहाँ पर ओपनिंग, ये ऊपर वाला, ये ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना क्या हुआ, ये है ओपनिंग उसकी। ओके, सो ये रेड वाली। सो ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। सो हार्ट कैसे वर्क करता है वो भी हम देखेंगे। सो आप देखते हैं यहाँ पर सर्कुलेशन कैसे होता है, एक्शन कैसे, पंपिंग एक्शन हार्ट की। सो फर्स्ट में होता है ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये ऑरिकल्स जो है, ये हमारे ये यहाँ पर सिंबल हमने दिखाया है, ऑरिकल्स को हम एट्रियम बोलते हैं। सो एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब क्या होता है, ऊपर वाला ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, ये ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नीचे आएगा, सो वेंट्रिकल्स में आएगा। सो इसमें क्या होता है, तो डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है। सब फर्स्ट में क्या होता है, ये होता है डीऑक्सीडेटेड ब्लड, वो बॉडी से यहाँ पर आता है एट्रियम के अंदर। एट्रियम से क्या होता है, अगर एट्रियम ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये नीचे चला जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर। ओके, सो ये दोनों भी यहाँ पर, ये दोनों भी एक साथ यहाँ पर ऑरिकल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो फर्स्ट में क्या होगा, तो हम यहाँ तक आ गए हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर वेंट्रिकल्स में जाएगा ऑरिकल से, फिर ये वेंट्रिकल से जाएगा ये यहाँ पर लंग्स की तरफ। ये कैसा है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड, ये लंग्स में जाकर क्या बनेगा, ऑक्सीजनेटेड बनेगा। ये ऑक्सीजनेट ब्लड जो है वो अच्छा प्योर बनेगा। उसके बाद ये आएगा यहाँ पर एट्रियम में, लेकिन कौन से, लेफ्ट एट्रियम में, या राइट एट्रियम से, या वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, देन लंग्स में, देन लंग से आएगा यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में। ओके, सो लेफ्ट एट्रियम से आएगा ये नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा टोटल पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर। सो इस तरह से क्या होगा कि डीऑक्सीडेटेड ब्लड आएगा, लंग्स के थ्रू ऑक्सीडेटेड बनेगा और डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचा दिया जाएगा। सो ये होता है यहाँ पर क्या है, तो हम उसको बोलेंगे पल्मोनरी, और यहाँ पर हम बोलेंगे उसको पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, तो जो ऑरिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे दोनों भी। सो नीचे आएगा दोनों भी, यहाँ पर इसमें ब्लड आएगा ये डीऑक्सीडेटेड, एंड ओके इसमें डीऑक्सीडेटेड आएगा, और इसमें क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड आएगा, बिकॉज उसमें क्या है, फिर में क्या होगा, ये वेंट्रिकल से ये कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों एक साथ। सो ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड यहाँ पर लंग्स की तरफ जाएगा, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर बॉडी की तरफ जाएगा। सो इस तरह से दोनों भी एक साथ प्रोसेस होंगे, दोनों ऑरिकुलर और मींस एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दोनों भी ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सो इस तरह से क्या होगा, ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। और फिर उसके बाद फर्स्ट में होता है ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, देन होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एंड देन होता है जॉइंट रिलैक्सेशन। दोनों जॉइंट हो जाएंगे और उसके बाद फिर से ब्लड उसके अंदर चला आएगा, अगेन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगेन पोजीशन वो चलेंगी उनकी वैसे ही। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे उसके बाद दोनों रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाने के बाद वो ब्लड पूरा का पूरा फिर से ये ऑरिकल्स में भर जाएगा। ओके, सो यहाँ से पूरा ऑरिकल्स में भर जाएगा, फिर से ये यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ लंग्स की तरफ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से पूरे बॉडी तक।
सो इससे इसमें क्या होता है, यहाँ पर इसको हम बोलेंगे पंपिंग एक्शन और यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वो ब्लड इन हार्ट। सो हार्ट के अंदर ब्लड कैसे फ्लो होता है तो ये हमने देख लिया। द नेक्स्ट pumping action of heart is a rhythmic concentration that is systole means and relax, यहाँ पर and relaxation में हम बोलते हैं diastole। सो कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, सिस्टोल। सो कॉन्ट्रैक्शन मीन्स ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन को ही हम बोलते हैं सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल। ऑफ अ हार्ट इज कॉल्ड एज हार्ट बीट, और ये दोनों को साइकिल जो चलती है दोनों को मिलाकर उसे हम बोलते हैं हार्ट बीट। इन नॉर्मल अडल्ट द हार्ट बीट अबाउट 72 टाइम पर मिनट। नॉर्मल अडल्ट के अंदर कितनी है तो हार्ट बीट 72 टाइम पर मिनट। सो एक मिनट के अंदर हमारा जो हार्ट है वो 72 टाइम धड़कता है, मीन्स पंप करता है। सो अगर इससे अगर ज़्यादा हो गया तो हमारा हार्ट बीट मीन्स बीपी जो है ब्लड प्रेशर वो बढ़ जाएगा, सॉरी हार्ट बीट रेट बढ़ेगा, ओके ब्लड प्रेशर वो अलग होता है। सो हार्ट बीट रेट बढ़ेगा, इसके अगर ज़्यादा हो गया तो, अगर कम हो गया तो हार्ट बीट रेट कम होगा। एंड पल्स, सो पल्स कैसा है 5 लीटर्स ब्लड एंड पम्प्स, ओके सॉरी पम्प्स है, पम्प्स मीन्स वो पंप करता है ब्लड को, कितने 5 लीटर ब्लड ऑफ, ओके 5 लीटर ब्लड पर मिनट, एक मिनट के अंदर 5 लीटर जो है ब्लड को पंप कर सकता है यहाँ पर हार्ट। एंड कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट, उसे हम बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। सो कार्डियक आउटपुट क्या है तो 5 लीटर्स ब्लड हार्ट कैरी मीन्स यहाँ पर पंप करता है एक मिनट के अंदर। एक मिनट के अंदर हार्ट क्या करता है तो 5 लीटर ब्लड को पंप करता है, यही है कार्डियक आउटपुट। नॉर्मल हार्ट बीट रेट क्या है तो 72 टाइम पर मिनट, ये आपको पता है। ओके सो ये यहाँ पर देखो आप, फर्स्ट में होता है राइट एट्रियम, देन होता है लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद यहाँ पर होता है सीनो यसे नोड। सो फर्स्ट में मैंने आपको पहले बता दिया था कि ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो बात ये है कि ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है। सो इसके पीछे का रीजन है ये यसे नोड। यसे नोड यहाँ पर इसका क्या है तो रीजन है। यसे नोड क्या है तो स्पेस मेकर, ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। सो फर्स्ट में ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ यसे नोड। यहाँ पर आप देख सकते हो सीनो ऑरिकुलर नोड हम उसे बोलते हैं यसे नोड। एंड देन होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये दोनों के बीच में, यहाँ पर एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स के बीच में ये होता है यहाँ पर एवी नोड, उसे बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। सो एट्रियो वेंट्रिकुलर एवी एंड बंडल ऑफ हीज, इसमें फर्स्ट में देन होता है ये बंडल ऑफ हीज यहाँ पर ऐसे, और ये पूरे यहाँ पर वेंट्रिकल्स में फैला होता है, इसलिए ये फर्स्ट में ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वाला ऑरिकल, उसके बाद ये वेंट्रिकल्स, ये जो इसकी यहाँ पर हम क्या बोलेंगे उसकी वाइब्रेशन वो लेगा एवी मीन्स यहाँ पर एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड लेगा। यसे नोड को हम स्पेस मेकर भी बोलते हैं। ये क्या करता है वाइब्रेशन को यहाँ पर फर्स्ट में जो ऑरिकल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऑरिकल को ही एट्रियम बोलते हैं। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इसके जो कॉन्ट्रैक्शन के वाइब्रेशन है वो जाएंगे एवी नोड के अंदर, और एवी नोड से ये जाएंगे पूरे वेंट्रिकल्स के अंदर, और वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से क्या होगा तो सिस्टमिक कंडक्शन होगा यहाँ पर, कंडक्शन सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट मीन्स यहाँ पर जो ब्लड है तो डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा जाएगा। सो हमने फर्स्ट में देखा वो। ओके सो राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांचेस ये है, एंड यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल है, देन परकिंज फाइबर, देन यहाँ पर बंडल ऑफ हिज स्किन, यहाँ पर जो सब पार्ट है उससे निकल रहे हैं उसे हम बोलेंगे परकिंज फाइबर। सो बंडल ऑफ हिज आपको समझ में आ गया होगा, जो एवी नोड है उसमें से ये जो निकल रहा है इसे हम बोलेंगे बंडल ऑफ हिज, और उससे सब जो पार्ट निकल रहा है उसे हम बोलेंगे परकिंज फाइबर। सो इस तरह से यहाँ पर पंपिंग एक्शन होती है। सो नॉर्मल ऐसा इसके पीछे रीजन होता है, हर एक जो चीज़ है उसके पीछे रीजन होता है, बिकॉज इसमें एसे नोड है, एसे नोड को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है वो वाइब्रेशन, उसके बाद वो यहाँ पर एवी नोड तक वो ट्रांसफर होते हैं, एंड एवी नोड से अगेन यहाँ पर बंडल ऑफ हिज, और बंडल ऑफ हिज के जो ब्रांचेस है अगेन उसके बाद परकिंज फाइबर वो फैले है एट्रियम एंड जो वेंट्रिकल्स है उसके ऊपर वो फैले हैं। सो इस तरह से वो हार्ट को मीन्स वो एट्रियम एंड वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड रिलैक्स होता है। तो इसके पीछे ये रीजन है यसे एंड एवी नोड, राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांचेस एंड देन परकिंज फाइबर। सो इसी तरह से हार्ट मीन्स एट्रियम एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ दिस यसे नोड एंड एवी नोड। सो इसमें मैंने पहले बता दिया था कि ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन क्यों होता है उसके पीछे रीजन क्या है तो ये रीजन है इसके पीछे, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो कब कब क्या होता है, कभी कभी जो यहाँ पर यसे नोड होता है वो फेल हो जाता है, वो नेचुरली वो काम अपना करता नहीं है, इसलिए हम इसको रिप्लेस कर देते हैं और आर्टिफिशियल पेस मेकर यहाँ पर लगा देते हैं। सो यहाँ पर जो सीनो एट्रियल नोड है एसे नोड उसको हम पेस मेकर भी बोलते हैं, वो खराब हो गया तो हम आर्टिफिशियली दूसरा यहाँ पर लगा देते हैं, वो एक्शन जो है पंपिंग एक्शन हार्ट की वो रेगुलेट करता है। सो इस तरह से ये हो गया कंडक्शन सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। सो अब देखो वर्किंग ऑफ हार्ट।
उसे हम बोलेंगे कार्डियक साइकिल। सो कार्डियक साइकिल में होता है वर्किंग ऑफ हार्ट, मीन्स कैसे वर्क करता है हार्ट। सो फर्स्ट होता है ऑरिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल मतलब ध्यान में रखो कॉन्ट्रैक्शन, एंड जो डायस्टॉल है उससे ध्यान में रखो रिलैक्सेशन। सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल सिस्टम म्हणजे जो है यहाँ पर ऑरिकल जो है ऑरिकल उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए हम इसको एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और सिस्टोल। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल मीन्स वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद है जॉइंट डायस्टोल मीन्स दोनों का रिलैक्सेशन। ओके, सो फर्स्ट होता है यहाँ पर वर्किंग एक्शन कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल इज अ event occurs in each heartbeat together called as cardiac cycle. The event associated with the one heartbeat. So एक heartbeat होती है ना, तो वो पूरी की पूरी event कैसे एक heartbeat होती है उसे हम बोलेंगे cardiac cycle, and which completes in about 0.8 सेकंड, और उसको 0.8 सेकंड लगते हैं एक heartbeat को, and following events उसके अंदर होते हैं। So फर्स्ट होता है यहाँ पर ऑरिकुलर सिस्टोल, उसके बाद होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, देन होता है जॉइंट रिलैक्स यहाँ पर डायस्टोल। सो ऑरिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। द राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द ओपनिंग ऑफ वेना क्यावा। सो वेना क्यावा से क्या होता है, जो राइट यहाँ पर क्या होते हैं ऑरिकल्स होते हैं वो ब्लड को रिसीव करते हैं, लेकिन कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। वाइल द लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स, लेफ्ट ऑरिकल जो होते हैं वो रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, बिकॉज लंग्स क्या करता है ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है, और वो वहाँ से यहाँ पर आता है लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, थ्रू द 4 पल्मोनरी वेन्स। सो 4 पल्मोनरी वेन्स होती है, एंड द फ्लो ऑफ द ब्लड राइट ऑरिकल्स स्टिमुलेट द एसए नोड वी जनरेट द इम्पल्स फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। सो एसए नोड हमें पता है पेस मेकर, वो इम्पल्स जो है यहाँ पर जनरेट करता है स्टिमुलस को। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट द ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली एंड पुश, दोनों भी ऑरिकुलर जो है साइमल्टेनियसली एक ही यहाँ पर टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, then and push the blood into the receptive ventricles through the AV opening. Okay, so auricular ventricular opening को हम बोलेंगे AV opening। उसमें क्या होगा, तो ये ऑरिकल से ब्लड को अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया ऑरिकल, तो उसका ब्लड जो है यहाँ पर वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, सिंपल सी बात है। एंड द एट्रियल सिस्टोल लास्ट्स फॉर 0.1 सेकंड। सो जो एट्रियल सिस्टोल है मीन्स ऑरिकल का और एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन वो 0.1 सेकंड के अंदर हो जाता है। ओके, देन होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। So during ventricular systole, deoxygenated blood from the right ventricles is pumped into the pulmonary arch with the carries the blood into the lungs for oxygenated. While the deoxygenated blood, so first में क्या होता है, तो deoxygenated blood from the right ventricle, so right ventricle से निकला deoxygenated blood होता है, वो पंप होता है into pulmonary arch and which carries the blood into the 4 यहाँ पर लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन, वो लंग्स की तरफ चला जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, वो ऑक्सीजनेटेड बनने के लिए। वाइल द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स पंप इनटू द सिस्टमेटिक ऑर्टा एंड विच डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। सो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो उससे सिस्टमिक ऑर्टा निकलता है और वो बॉडी पार्ट्स तक उसको पहुंचा देता है ब्लड को। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज स्ट्रॉन्गर देन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल। सो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन वो स्ट्रॉन्गर होता है देन द राइट वेंट्रिकल, बिकॉज जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको पूरे बॉडी के ऑर्गन्स तक ब्लड को पहुंचाना पड़ता है, लेकिन जो राइट वेंट्रिकल्स होता है उसको लंग्स तक ही यहाँ पर ब्लड को पहुंचाना पड़ता है, इसलिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा यहाँ पर जोर से रहता है। एंड द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज बीइंग अबाउट द एवी नोड एंड बंडल ऑफ हीज एंड परकिंज फाइबर। वो मैंने पहले आपको बता दिया था कि एवी नोड, उसके बाद बंडल ऑफ हीज, परकिंज फाइबर, वो क्या करते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, उससे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल टेक और लास्ट फॉर 0.3 सेकंड। इसको 0.3 सेकंड लगेंगे, ऊपर वाले को लगेंगे 0.1 एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को लगेंगे 0.3। ओके, एंड नीचे वाला जो है जॉइंट डायस्टोल, इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल एट्रिया एंड द वेंट्रिकल अंडरगोज रिलैक्सेशन, दोनों भी यहाँ पर रिलैक्स हो जाएंगे एंड हेंस आल्सो कॉल्ड एज, यहाँ पर हम उसको बोलेंगे कंबाइन, यहाँ पर कार्डियक डायस्टोल, दोनों यहाँ पर डायस्टोल होंगे, रिलैक्स होंगे। ड्यूरिंग डायस्टोल बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द आर्चेस इनटू द वेंट्रिकल्स एंड प्रिवेंटेड बाय द क्लोजिंग ऑफ द सेम्युलर वॉल्स। ये क्लोज नहीं होने देंगे सेम्युलर वॉल्स को, जो यहाँ पर पूरे के पूरे जो ऑरिकल्स मीन्स एट्रियम एंड वेंट्रिकल जो यहाँ पर हम उसको बोलेंगे पूरा ब्लड वहाँ से निकल गया है, वो खुले हो गए वहाँ पर। सो वो रिलैक्स हो जाने के बाद पूरा का पूरा अगेन जो ब्लड है वो उसमें भर जाएगा और उसके बाद वो वही प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा। ड्यूरिंग दिस फेज एट्रिया गेट फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव ब्लड एंड द न्यू कार्डियक साइकिल बीइंग। सो मैंने बता दिया कि ये किसमें क्या होगा कि इसमें जो ब्लड है वो आ जाएगा
एंड वो क्या होगा, तो न्यू कार्डियक साइकिल यहाँ पर चालू होगी। एंड यहाँ पर क्या होगा, तो जो डायस्टॉल है वो लगेगा यहाँ पर रहेगा 0.4 सेकंड के लिए। सो फर्स्ट होता है यहाँ पर एट्रियल सिस्टोल, मीन्स एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, उसमें लगता है 0.1 सेकंड। उसके बाद होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसमें लगता है 0.3 सेकंड, मीन्स यहाँ पर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। देन होता है जॉइंट डायस्टोल, मीन्स वेंट्रिकल एंड एट्रियम दोनों का रिलैक्सेशन, उसमें लगता है 0.4 सेकंड। सो 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.4 टोटल लगेंगे 0.8 सेकंड, वो लगेंगे फॉर कार्डियक साइकिल, वो हमें पता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कार्डियक साइकिल को 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। सो यहाँ पर जो है आप डायग्राम में दे सकते हो, ये फर्स्ट ऑरिकुलर सिस्टोल, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड ये देन जॉइंट डायस्टोल। सो इसमें लगता है 0.1, इसमें लगता है 0.3 एंड इसमें लगता है 0.4 सेकंड। ओके, सो 0.4 से 0.8 तक मतलब यहाँ पर लगता है 0.4 सेकंड। सो इस तरह से टोटल लगता है यहाँ पर 0.8 सेकंड टाइम, पूरे कार्डियक साइकिल को लगता है 0.8 सेकंड टाइम। इसमें फर्स्ट में 0.1 यहाँ पर 0 से 0.1 में होता है ऑरिकुलर सिस्टोल, मीन्स एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन और ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद जो होता है यहाँ पर वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन लगता है वो लगता है 0.1 से 0.4 तक, एंड 0.4 से 0.8 तक होता है यहाँ पर जॉइंट डायस्टोल, मीन्स दोनों का रिलैक्सेशन। तो इसको डायग्राम के थ्रू, इसको हम चार्ट के थ्रू आपको बताया गया है डायग्राम में। इन टाइम इज सेकंड से टाइम कितना लगेगा, कहाँ से कहाँ तक लगेगा, वो भी यहाँ पर दिखा दिया है। सो ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। ओके, सो मुझे लगता है कि आपको जो है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आपको समझ में आ गया होगा। सो इसको जो है आप बार बार देखो, वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच। एंड रिमेनिंग पोर्शन वी विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। तो बाकी का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। सो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लेंदी भी है। ओके, सो प्लीज़ जो ये चैप्टर को अच्छे से करो, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है।